और बीपीएससी के और पीएचडी के कमेटी के द्रोणाचार्य बनकर बैठते हैं। द्रोणाचार्य का तो आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने कब से अंगूठा मांग लिया था, ये वही अंगूठा मांगने वाले लोग हैं जो जात देखकर एक गरीब दलित पिछड़े का बच्चा यूपीएससी में रिपीट परीक्षा में 352 नंबर लाता है और जब इंटरव्यू में जाता है तो 200 के इंटरव्यू में उसको 60, 102, 105 नंबर देकर जनरल कैटेगरी से नीचे कर दिया जाता है। इन द्रोणाचार्यों का जब गला कटने का समय आया यूजीसी के नियम के तहत, जब कोर्ट ने ऑर्डर किया, ये लोग पाप करने लगे, ये लोग बरगलाने लगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यूजीसी रेगुलेशन के अंदर ईडब्ल्यूएस को नहीं रखा गया है? क्या महिलाओं को नहीं रखा गया है? क्या महिलाएं स्वर्ण जाति से नहीं आती है? उसमें लिंग, रंग, सुख के आधार पर भेदभाव करने वाले लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई है। क्या स्वर्ण जाति से उसमें महिलाएं नहीं आएगी? क्या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रखा गया है? क्या उसमें ब्राह्मण, भूमियार और राजपूत नहीं आएगा? कहीं ना कहीं ये लोग नहीं चाहते हैं कि दलित पिछड़ों का बच्चा सीना तान के पटना यूनिवर्सिटी में, सीना तान के दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सीना तान के जवाहरलाल विश्वविद्यालय में पढ़े। लेकिन मैं समस्तीपुर की क्रांतिकारी भर्ती से चैलेंज करना चाहता हूँ कि मनीष यादव ऐसा लोग और यहाँ मंच पे बैठे और हमें सुन रहे जो लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, ये लोग जब तक लड़ाई लड़ते रहेगा, हर एक दलित का बेटा, हर एक बहुजन का बेटा सीना तान के देश के विश्वविद्यालय में पढ़ेगा और अगर उसके साथ अन्याय होता है तो हम लोग उसके साथ मरने को तैयार है, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आज आप लोग को पेट में दर्द हो रहा है अगर 4 प्रोफेसर बन रहा है तो आप देखिए, आज से 20 साल पहले प्रोफेसर बहाली के नियम में कोई अंतर नहीं था, लेकिन इन लोगों ने जब देखा कि गरीब गुर्दों का, दलित का बाल बच्चा धीरे धीरे पीएचडी करने लगा तो 160 नंबर का ये लोग परीक्षा ला दिया। ये पेपर बेच देंगे, ये अपने कॉकस से, अपने पैरवी से अपने बच्चों का एडमिशन करवा देंगे। जब दलित और पिछड़ा प्रोफेसर बनने लगा और अपने अंडर में 4 लोगों को ले लिया कि बहुजन का बच्चा इसको पीएचडी करवा के प्रोफेसर बनाएंगे, इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा और पूरा नियमावली चेंज कर दिया। ये लोग हर कदम पे हमारा शोषण करने को तैयार है, इसीलिए आप तमाम लोगों को हर कदम पे इनसे लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, इनसे भिड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को मारने के लिए तैयार होना पड़ेगा। नहीं तो ये जो बच्चे देख रहे हैं, आज क्या स्थिति है, आज क्या स्थिति है यहाँ के आंगनबाड़ी के स्कूल की, सरकारी स्कूल की, आखिर क्यों इस व्यवस्था को खराब किया गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुसहर टोला में चले जाइए, मुसहर समाज के बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मैं आपको डाटा देता हूँ कि बिहार के सरकारी स्कूलों में 5% भी स्वर्ण जाति के बच्चे नहीं पढ़ रहे। 5% कौन लोग पढ़ रहा है? 95 से 97% गरीब, दलित, पिछड़े के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ क्यों व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है? क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग शिक्षित हो जाए, ये लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग पढ़ लिख कर अधिकार मांगे। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि आज सदैव बिपिन मंडल जी की जयंती है और 300 से ऊपर इन्होंने जो सिफारिशें की थी, 300 से ऊपर के सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। उन सिफारिशों में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग थी, उनके सिफारिशों को नहीं लागू किया गया। ये लोग जब 80% सीट, आप बताइए कि देश के विश्वविद्यालयों में ओबीसी के ही सीट क्यों खाली है, एससी के ही सीट क्यों खाली है, एसटी के ही सीट क्यों खाली है, मैं पूछना चाहता हूँ। और जनरल सीट भरा हुआ क्यों है? सबसे ज्यादा पीएचडी करके हमारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सीट खाली क्यों है? क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं आज प्रोफेसर बन जाएंगे, कल रजिस्ट्रार बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, कल डीसी बनने की बारी आएगी, ये लोग नहीं नकार सकेंगे, हमारी संख्या बढ़ेगी। इन लोगों को डर है, इन लोगों को शिक्षा से, प्रशासनिक सेवा से इतनी दूर रखा जाए। आज एक अगर किसी थाने में ज्यादा आ जाता है दरोगा, फिर पेट में दर्द होने लगता है कि जादव के बस्ती में जादव क्या कर रहा है, वहीं कोई और जात का दरोगा आ जाएगा, तो ये लोग हजारों मुकदमे वहां के लोगों के करवाते हैं, शोषितों के करवाते हैं।
चाहते हैं ताकि हम डर कर रहे, ताकि हम अपना सर न उठा सके। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये 90 से पहले का बिहार नहीं है, ये 90 से बाद का बिहार है। और तुम अगर एक कदम आगे बढ़ाओगे तो हम 100 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तुमसे लड़ेंगे। शैक्षणिक स्तर पर लड़े, राजनीतिक स्तर पर लड़े, प्रशासनिक स्तर पर लड़े, लेकिन ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। और ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक बीपी मंडल जी की सभी सिफारिशें लागू नहीं होगी, जब तक बिहार के या देश के पिछड़े, शोषितों और वंचितों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक तुम्हारे 20 प्रोफेसर अगर पटना यूनिवर्सिटी में है तो हमारे भी 20% प्रोफेसर, हमारे भी 25 प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, तब तक लड़ाई नहीं रुकेगी। और उसके लिए मनीष यादव को और ऐसे तमाम हजारों लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, जेल जाना पड़े, फांसी पे चढ़ना पड़े, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पूरी मजबूती से लड़ेंगे। जब तक तुम हार न मान जाओ और हम जीत न जाए, तब तक ये जंग जारी रहेगी। और तमाम लोग इन दिनों सामाजिक न्याय की लड़ाई में थोड़ा कमजोर हुआ है। ये हम इसलिए कहना चाहेंगे कि पूरे बिहार में सामाजिक न्याय का केंद्र ही समस्तीपुर रहा है। पूरे बिहार में जब मंडल आयोग की लड़ाई लड़ी जा रही थी रिजर्वेशन की, उस समय भी कर्पूरी ठाकुर हो और भी बड़े नेता हो, यही दिशा और दशा देने की कई बैठकें समस्तीपुर जिला में हुई, जहां से हम लोग पढ़ते हैं और लोगों से सुनते हैं। तो ये क्रांतिकारियों की धरती रही है, बड़े बड़े क्रांतिकारियों का जन्म और दिशा और दशा देश को देने का काम इस धरती ने किया है। इस धरती को हम बारंबार नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। जैसा कि हम लोग आज श्रद्धेय बीपी मंडल जी की पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए हैं। आज कहीं ना कहीं 1990 में जब बीपी मंडल जी मंडल आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे, 1990 में मंडल आयोग का गठन हुआ, 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को मिला। लेकिन सवाल ये है, आप लोग गौर से सुनिएगा, हमारे बच्चे भी यहाँ बैठे हुए, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी की भागीदारी है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये जानने की बात है कि 1990 से आज कहीं ना कहीं 3 दशक हो चला, 3 दशक होने को है, लेकिन आज भी 27% रिजर्वेशन। क्या अगर आंकड़ा देखिएगा तो पूरे बिहार देश के 47 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मात्र 2 SC, 1 ST और 1 या 2 OBC सिर्फ हम लोग, बाकी 95% वाइस चांसलर विश्वविद्यालय के, केंद्रीय विश्वविद्यालय के अपर कास्ट और जनरल कास्ट के लोग हैं। ये हमारी स्थिति है। देश में, पूरे देश में 80% अगर बहुजन आबादी कह लीजिए तो विश्वविद्यालय में जाइएगा तो 5% ओबीसी प्रोफेसर मिलेगा, 2% एससी प्रोफेसर मिलेगा आपको, 1% एसटी प्रोफेसर मिलेगा। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में मैं बात कर रहा हूं, जिसकी आबादी 80% हो, वो 5% में सिमट के रह गया है। आज लड़ाई इसकी है। अगर आप पूरे देश में आईएएस ऑफिसर, आईएफएस और आईपीएस का डाटा उठाइएगा तो पूरे देश में आपको 5% भी पिछड़े जाति के आईएएस और आईपीएस और आईपीएस नहीं मिलेंगे। ये स्थिति हमारे देश की है। आज यूजीसी लागू होने के बाद चंद मुट्ठी भर लोग सर पर उतर गए। हमारी लड़ाई और पिछड़ों की लड़ाई किसी जात से नहीं है, हम लोग सब एक साथ उठते बैठते हैं। ये लड़ाई उनसे है जो लोग विश्वविद्यालय में, आज आपको न पता हो, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, देश का 7वां विश्वविद्यालय माना जाता है। उस विश्वविद्यालय में आज आप अगर पीएचडी करने जाइएगा तो सिलेक्शन समय जात देखकर पॉइंट दिया जाता है, जात देख
बनाई हुई है। पूरे देश में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को सिर्फ और सिर्फ पंगु बनाकर इस भाजपा और सरकार ने रख दिया है। सिर्फ वोट के समय हमारा इस्तेमाल होता है। आपको पता है संसद में कितने ओबीसी सांसद है, कितने एससी सांसद है, कितने एसटी सांसद है? संसद में 52 लोगों को छोड़ दिया जाए तो जितने सांसद हैं सब एससी एसटी और ओबीसी के लोग। लेकिन क्यों चुप है? देश का प्रधानमंत्री चुप है। देश का प्रधानमंत्री जो ओबीसी कह के आज तक वोट देते थे, और जो लोग वोट देते थे जब यूजीसी का रेगुलेशन लागू हुआ, और यूजीसी का रेगुलेशन कोई प्रधानमंत्री की महिमा से नहीं लागू हुआ है, कोई भाजपा सरकार ने नहीं लागू करवाया है। ये बात जो सोच रहे होंगे इस बात को भूल जाइए। ये भाजपा और नरेंद्र मोदी की देन भी नहीं है। ये जब रोहित वेमुला की 2016 में हत्या कर दी गई, जब 2019 में पायल कर्मी की हत्या कर दी गई, तब उसके परिवार कोर्ट गए, और तब ये 2012 में ही यूजीसी रेगुलेशन आया था। लेकिन जब हत्याओं का दौर रहा, मैं आपको डाटा बताता हूँ, यूजीसी की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 3 साल में हजारों दलित पिछड़ों ने आत्महत्या की संस्थानों में, उनकी संस्थागत हत्या हुई। मैं आपको डाटा बताता हूँ, आईआईटी, आईआईएम और एमआईटी जैसे संस्थानों में, आईएसएफ जैसे संस्थानों से हजारों दलित पिछड़े युवाओं ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उनका इंस्टीट्यूशनल शोषण हो रहा था, संस्थानों में शोषण किया जाता था। आज हम लोग, हमारी आबादी 80% थी, क्या हम लड़ाई लड़ पाए यूजीसी की? आज मैं पटना से चल के आया हूँ, मैं 4 घंटे का सफर तय करके आया हूँ। मैं क्यों आया हूँ? मैं इसी यूजीसी आंदोलन में जेल तक गया, और मैं आपको बता दूं कि मैं लालू यादव जी के बाद पहला पिछड़ा अध्यक्ष 2019 में बना। मैं लगातार लड़ाई लड़ते आया हूँ, मैं कई बार जेल गया। आखिर कौन लड़ेगा इस समाज के लिए? आप हमें बताइए। अगर आज हम चुप हो जाए तो आने वाली पीढ़ियां क्या विश्वविद्यालय का दरवाजा देख पाएगी? क्या अगर लालू यादव की सरकार नहीं आती तो क्या मधेपुरा विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय में कोई गरीब और दलित और पिछड़ा बच्चा पढ़ पाता? क्या कभी नहीं पढ़ पाता। इसीलिए लालू यादव ने लड़ाई लड़ी। मुलायम सिंह यादव हो, शरद यादव हो, कर्पूरी ठाकुर हो, बाबू और अन्य नेता हो, जगदेव बाबू हो, और बड़े नेता हो, तमाम लोगों ने समाज की लड़ाई लड़ी। इसलिए आज हमारी थोड़ी बहुत आबादी विश्वविद्यालय में लड़ रही है। और लड़ने की बात है जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया, जो हमें आरक्षण मिला। आप बताइए 10% आरक्षण आर्थिक आधार पे, ये कहाँ संविधान में लिखा हुआ था? लेकिन मिला। 10% रिजर्वेशन का हमने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने समझा कि ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, उनमें भी गरीब लोग हैं, उनको भी दे दिया जाए। हमने तो विरोध नहीं किया। फिर ये जब यूजीसी रेगुलेशन आया तो क्यों विरोध हो रहा है? क्योंकि ये लोग जो कहते हैं अरे कोरबा, अरे चमरवा, अरे दलितवा, ये लोग नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को डर है, शोषण नहीं कर पाएंगे। इनको डर है कि अब शोषण होगा तो हम पे मुकदमा होगा, कमेटी बैठेगी। अरे क्यों पेट में दर्द हो रहा है तुम लोगों को? हमने कहा स्वर्ण आयोग गठन हुआ, क्या स्वर्ण आयोग ने किसी दलित को तुम लोगों ने रखा? क्या यूडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन लागू हो रहा था, उसमें कोई बहुजन का ऑफिस का ताल्लुक था? नहीं था। तो जब दलित पिछड़ों के लिए कानून बन रहा है तो हम क्यों किसी स्वर्ण समाज के लोगों को उसमें शामिल करें?